हेलो एवरीवन। तो मैंने आपको बोला था कि एग्जाम से पहले ना, जो आपका भी टेस्ट होने वाला है, उससे पहले हम लोग एक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इंडेक्स का ना, जो मैंने बहुत डिटेल से पढ़ा है, लगभग 1 से 1.5 महीने सभी बैचेस में मैंने पढ़ाए होंगे और टॉपिक भी पढ़ा है। अगर एग्जाम में आप देखिएगा तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से कम 5 to 6 क्वेश्चन बन जाता है ना। जेनेटिक्स खुद में पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, इससे 5 से 6 क्वेश्चन हो गए ना। तो दोनों को मर्ज कीजिए ना, टोटल हो गए लगभग 10 to 12 क्वेश्चन, लगभग 12 क्वेश्चन हो जाते हैं ना। और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आप जो पढ़ते हैं बस सेम इसी का एक्सटेंडेड पार्ट है बायोटेक ना। और बायोटेक में हो गए 2 चैप्टर, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस और एक एप्लीकेशन वाला। वहां से बन जाएंगे आपको 7 to 8 क्वेश्चन ना। यानी जिन बच्चों को, मैं हमेशा बोलता हूं, जिन बच्चों को अगर मॉलिक्यूलर क्लियर है, बायोटेक में प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। मॉलिक्यूलर का एक्सटेंडेड फॉर्म ही तो बायोटेक में कन्वर्ट हो गया ना। तो कितने क्वेश्चन हो गए? यहां से 12, यहां से लगभग 8, लगभग 20। इसमें जोड़ दिया माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वो भी इसी से मिलता जुलता है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। उससे बहुत छोटा टॉपिक, बहुत ही सिंपल टॉपिक, क्वेश्चन के मामले में बड़ा कमाल का है। 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। वही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से दे देगा, साइक्लोस्पोरिन ये क्या करता है ना। तो जो आप बनाते पफी स्ट्रक्चर जो बनता है, फर्मेंटेशन में कैसे यूज करिएगा ना, फर्स्ट एंटीबायोटिक्स कैसे बना, एकदम एकदम सिंपल सा। उससे बन जाते 2 से 3 क्वेश्चन ना। तो सोचिए इस 4 चैप्टर का 5 जो चैप्टर है, जेनेटिक्स मेंडल वाला, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बायोटेक और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये लगभग आपको 25 क्वेश्चन के आसपास पहुंचा देते हैं, 25 के आसपास पहुंचा देते हैं ना। यही तो मेन है, यही मेन बॉटनी वाला पार्ट है, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि इस पार्ट को आप फोकस कीजिए, इस पार्ट पे थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए ना। तो और इससे अगर आपने ढंग से पढ़ा, सारे क्वेश्चंस बनेंगे, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग क्विक एक रिवीजन करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस का। टाइम टेकन है, थोड़ा सा लंबा है, तो हम लोग कई पार्ट में बनाएंगे। चलिए सबसे पहले जब भी मैं किसी बच्चे से पूछता हूं ना कि डीएनए का डिस्कवरी किसने किया, कब किया, बच्चा तुरंत बोल देता है 1953, वाटसन एंड क्रिक, डबल हेलिक्स मॉडल। गलत है ना। डीएनए का उन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। क्वेश्चन में क्या है? डिस्कवरी। डीएनए को सबसे पहली बार किसने ढूंढा था ना, न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहली बार किसने ढूंढा था। तो ये तो बहुत पहले हो चुकी थी, 1869 में। अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, आपको एक साइंटिस्ट का नाम मिल जाएगा, फ्रेडरिक मिशर। उन्होंने सबसे पहली बार ना डीएनए यानी न्यूक्लिक एसिड को मिलने देखा था। न्यूक्लियस के अंदर में कुछ एसिडिक सब्सटेंस को देखा पस सेल से, न्यूक्लियस के अंदर में कुछ एसिडिक सब्सटेंस उससे मिले, तो न्यूक्लियस के अंदर था, नाम दे दिया न्यूक्लिन। एक्चुअली में उन्होंने डीएनए ही देखा था, ठीक है, इसका क्या नाम दिया? न्यूक्लिन। ठीक है, ये कब की कहानी है याद करो, ये मेंडल के आसपास की कहानी है। मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट लगभग जो 7 ईयर का एक्सपेरिमेंट किया, याद कीजिए, 1856 से 1863, और उसके कुछ दिनों के बाद ये वाला एक्सपेरिमेंट हो जाता है। तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा, अभी मेंडल के पैरेलल हम लोग चल रहे हैं। चलिए, लेकिन इनके स्टूडेंट नाम एनसीईआरटी में मेंशन नहीं। फ्रेडरिक मिशर के एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था अल्टमैन, ये आपको बुकलेट में मिल जाएगा लेकिन एनसीईआरटी में कहीं नहीं नाम मिलेगा। अल्टमैन, उन्होंने बोला ना कि जो मेरे टीचर ने जिस केमिकल को डिस्कवर्ड किया है, आइडेंटिफाई किया है, वो तो एसिडिक नेचर का है ना। तो उन्होंने यहां से उसका नाम रख दिया न्यूक्लिक एसिड, नाम रख दिया न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि वो एसिडिक नेचर का था, न्यूक्लिक एसिड। तो बच्चा पूछता है सर फिर डीएनए कहां से नाम आए? सर डीएनए किसने नाम रखा? नहीं पढ़ना है आपको नहीं पढ़ना है ना। आपको मेंशन नहीं है, कहीं सिलेबस में नहीं है ना, पूछा गया है। बस याद रखिएगा, जैकरिस, द साइंटिस्ट वाज द जैकरिस, उन्होंने पहली बार डीएनए का नामांकन किया। तो पहली बार डीएनए का नामांकन होता है जैकरिस के थ्रू, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब आगे चलते, अब
कई सालों तक इसके ऊपर में कोई काम ही नहीं हुआ। एनसीईआरटी का वर्ड को पढ़िए, ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन, यानी उस टाइम इतने अच्छे लैब नहीं थे, इतने इक्विपमेंट नहीं थे, इतने बड़े लेवल पे कोई साइंटिस्ट काम नहीं करता था, क्योंकि बहुत छोटा माइक्रो लेवल पे काम है ना तो इसलिए डीएनए के बारे में किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। डीएनए किस चीज से बना है, न्यूक्लियोटाइड कैसे होते, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, छोड़ दिया ना। लेकिन तभी वो टाइम याद कीजिए ना कि मेंडल हमेशा एक चीज पे बात करते थे, फैक्टर्स। याद कीजिए, थोड़ा रिलेट कीजिए चैप्टर को। मेंडल हमेशा बोलते थे कि हर कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए फैक्टर्स होता है, लेकिन जब पूछा जाता था कि फैक्टर है क्या, तो बोलते थे डिस्क्रीट पार्टिकल। ये डिस्क्रीट पार्टिकल है, प्योर चीज है, किस चीज से बना है नहीं मालूम, कहां एग्जैक्टली लोकेटेड है नहीं मालूम। मेंडल के रिजेक्शन का ये भी एक रीजन था कि मेंडल बोलते थे फैक्टर, प्रूफ नहीं करते थे, बताते नहीं थे ना। तो एक मिस्ट्री रह गया कि आखिर ये फैक्टर है क्या। ये तो मालूम कैरेक्टर वो कंट्रोल कर रहा है, यूनिट फैक्टर आप पढ़ते तो है, लेकिन वो किस चीज से बना है, कहां है नहीं मालूम। मेंडल के डेथ के बाद जब रीडिस्कवरी चल रहा था ना, तो उसी दौरान 1901 के आसपास, आप पढ़ते हैं ना एनसीईआरटी ना, उस टाइम क्रोमोसोम की डिस्कवरी हुई ना, क्रोमोसोम के बारे में पता चला। तब यहां पर एक थ्योरी दिया जाता है, याद कीजिए कौन सा थ्योरी है, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। याद कीजिए, थ्योरी ऑफ, ना पढ़ते हैं ना सुटन एंड बोवेरी का कॉन्सेप्ट, सटन एंड बोवेरी का कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं, ठीक है, सटन एंड बोवेरी का कॉन्सेप्ट। उन्होंने बताया कि मेंडल जो बार बार फैक्टर्स बोलता है ना, वो फैक्टर एक्चुअली में है क्या, मुझे मालूम है। बोले कहां मालूम, बताओ भाई। तो एनसीईआरटी में देखिए एक पेज बनाया गया है जब वो बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है, टेबल बनाया है। इस टेबल में उन्होंने कंपैरिजन किया, इधर उन्होंने लिख दिया ना जीन के बारे में, इधर उन्होंने लिख दिया क्रोमोसोम के बारे में। एक्चुअली में एनसीईआरटी में जीन और क्रोमोसोम नहीं लिखा है, एनसीईआरटी में यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पर लिख दिया बी। अब यहां पर कंपैरिजन किया गया, फर्स्ट स्टेटमेंट दोनों में पेयर में, सेकेंड स्टेटमेंट दोनों ना कॉमन है, थर्ड स्टेटमेंट थोड़ा सा डिफरेंस है। और एनसीईआरटी ने पूछा क्या बता सकते हो कॉलम ए क्या है, कॉलम बी क्या है। इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, कुछ बहुत बड़े बुकलेट को फॉलो कीजिएगा तो इसमें कंफ्यूज हो जाइएगा। किसी में लिखा है कि ये जो पार्ट ए वो जीन है, और किसी में लिखा है ये पार्ट जो फर्स्ट कॉलम वो क्रोमोसोम है, इसमें कंफ्यूज करा दिया। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप चलिएगा तो आपके पास एलियन का बुकलेट होगा, आप उसको रेफरेंस मान लीजिए, उसको रेफरेंस मानते हुए आप कॉलम ए को जीन कहिए और बी कॉलम को क्रोमोसोम कहिएगा ना। हालांकि आकाश के बुकलेट को पढ़िएगा तो उसमें स्टेटमेंट रिवर्स है, उल्टा है, तो ये बच्चा थोड़ा कंफ्यूज रहता है। चलिए ठीक है सर, उन्होंने बोला क्या था ये बताओ ना, सुटन बोवेरी का कॉन्सेप्ट क्या था ये बताओ ना। उन्होंने सिंपल बोला कि देखिए ये क्रोमोसोम है ना, इसी क्रोमोसोम पे जीन्स या फैक्टर्स लोकेटेड है। मेंडल ने कभी जीन वर्ड नहीं यूज किया, वो तो जोहानसन ने वर्ड यूज किया था पहली बार। तो जो जीन्स है वो कहां लोकेटेड है, क्रोमोसोम के ऊपर लीनियर मैनर में। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। याद रखिएगा जो जीन्स होते हैं वो क्या है, वो डीएनए के पार्ट ही तो है। और याद रखिएगा कोई भी जो जीन है वो नॉन ओवरलैप्ड होते, मतलब ए में बी वाला पार्ट नहीं आ जाएगा, बी में सी वाला पार्ट ओवरलैप नहीं करेगा, नॉन ओवरलैप्ड होते। हालांकि कुछ वायरस में, अब एक्सेप्शन में मत जाइए, जीन्स ना लोकेटेड कहां है, क्रोमोसोम पे लीनियर मैनर में। ये किसने बताया, तो हमारे शुटन एंड बोवेरी साहब ने बताया। लेकिन उनसे पूछा गया क्या प्रूफ है, इस चीज को प्रूफ कर सकते हो, बोले नहीं भाई हमने तो थ्योरी दिया है। देखिए क्या नाम है, थ्योरी। एनसीईआरटी में क्या नाम लिखा है, थ्योरी है, प्रूफ नहीं दिया। प्रूफ किया था हमारे मॉर्गन साहब ने, हमारे टीएच मॉर्गन साहब ने ये प्रूफ किया कि एक्चुअली में जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम पे लोकेटेड है। इसलिए उन्होंने ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट किया और ये चीज बताया ना। तो अगर पूछा जाए एक्सपेरिमेंटल प्रूफ तो आंसर क्या करके आइएगा, टीएच मॉर्गन करके आइएगा। ठीक है, अब बताइए, अब मतलब दोनों चैप्टर को थोड़ा रिलेट मैंने किया। अभी दुनिया में सबसे बड़ी परेशानी की थी, पूरे वर्ल्ड में एक चीज ढूंढा जा रहा था कि हमारा कैरेक्टर, मेरा कैरेक्टर अपने मम्मी पापा से मैच करता है, तुम्हारा कैरेक्टर भी तुम्हारे पेरेंट्स से मैच करता है,
आखिर मम्मी पापा ने ऐसा क्या दिया है तुम्हारे अंदर? सोचो, ये आपके पापा स्पर्म, मम्मी ओवम, छोटे छोटे से सेल ही तो हैं, दोनों फ्यूज किए, जाइगोट बना, जाइगोट बना ना। इस जाइगोट को कैसे मालूम? ये जाइगोट इम्ब्रियो बनेगा, इम्ब्रियो से फीटस, फीटस से आप बन गए। तो इस जाइगोट, नन्ना मुन्ना सा जो जाइगोट है, इसे कैसे मालूम कि आपका स्किन कलर कैसा होगा, आपकी हाइट कितनी होगी, आपका नाक कैसा होगा, बाल स्ट्रेट होगा, कर्ली होगा, कैसे मालूम इस छोटे से जाइगोट को? यानी कुछ ना कुछ इस जाइगोट के अंदर में केमिकल है जो आपके मम्मी से और पापा के साइड से आया। कोई ना कोई केमिकल तो है जो कि कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है ना। मेंडल भी इसी चीज को बात करते थे फैक्टर के फॉर्म में। तो इसी को कहा गया जेनेटिक मटेरियल। आखिर कुछ ना चीज तो है यार। देखो सिंपल, तुम आम का सीड ले लो और मिट्टी में डाल दो, मैंगो का सीड लिया मिट्टी में डाला, तो मैंगो का प्लांट क्यों बनता है? अरे भाई 100 सीड ले लो, एक आध तो इमली का प्लांट बन जाना चाहिए। इस छोटे से सीड के अंदर में इम्ब्रियो है, मालूम है एंडोस्पर्म है, इम्ब्रियो है, ठीक है। इस इम्ब्रियो को कैसे मालूम कि मुझे कैसा फ्रूट बनाना है, कैसा शेप का लीफ बनाना है, फ्लावर बनाना है, हाइट बनाना है, कैसे मालूम? आखिर उसके अंदर कुछ ना कुछ तो केमिकल है। वो केमिकल आखिर है कौन जो हमारे कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है? और ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफर भी हो रहा है। मेरा गुण मेरे बच्चे में जाएगा, आखिर क्या है भाई? वो क्या केमिकल है जो मेरे से मेरे बच्चे में ट्रांसफर हो रहा है और जिससे मेरा कैरेक्टर उसके अंदर में जा रहा है? ऐसा क्या चीज है? ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिस्ट्री था उस टाइम, जिसे लोग कहते थे जेनेटिक मटेरियल, जिसे लोग कहते थे जेनेटिक मटेरियल। और साइंटिस्ट हमेशा जेनेटिक मटेरियल में अपना दो ना, जो भी साइंटिस्ट थे उनका मानना था जो जेनेटिक मटेरियल है वो बच्चा प्रोटीन होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए। डीएनए पे तो कोई बात ही नहीं करता था, डीएनए पे तो कोई बात ही नहीं करता था। सर क्यों, क्यों नहीं बात करता था? आज हमें मालूम है ना डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, उस टाइम नहीं मालूम था और लोग मानते भी नहीं थे, साइंटिस्ट को लगता था प्रोटीन है। सर क्यों? तुम सोचो, ऊपर से नीचे अपने आप को देखो, ऊपर में केराटिन प्रोटीन, नीचे में जाओ तो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, एंटीबॉडी वो भी प्रोटीन का बना है, अंदर में हार्मोन वो भी प्रोटीन का बना है ना। अंदर में जाओ तो आपके अंदर में बोन्स बना है वो भी प्रोटीन का बना है। अरे बॉडी का पूरा ढांचा, पूरा चीज कौन बना के रखा है? प्रोटीन। स्ट्रक्चरल पार्ट कौन है? बायोमोलिक्यूल्स में तो लिखा भी है स्ट्रक्चरल पार्ट कौन है? प्रोटीन है। तो सभी को लगता था प्रोटीन ही इंपॉर्टेंट है, डीएनए के बारे में कोई जानना भी नहीं चाहते थे। रीजन, प्रोटीन बने हैं एमाइनो एसिड से, और एमाइनो एसिड कितने तरह के? आंसर 20 टाइप्स, 20 तरह के एमाइनो एसिड। और डीएनए बना है न्यूक्लियोटाइड के, न्यूक्लियोटाइड की कितने तरह के न्यूक्लियोटाइड? अरे न्यूक्लियोटाइड में शुगर फॉस्फेट तो कांस्टेंट ही है, बस वेरिएबल कौन है? नाइट्रोजनस बेस ए, टी, जी और सी। तो वेरिएशन कहां ज्यादा दिखेगा? यहां देखो नंबर क्या है, बस वेरिएबल कौन से? 4 ही चीजें। और प्रोटीन में वेरिएबल एमाइनो एसिड कितने तरह के? 20। तो उसका कॉम्बिनेशन तो ज्यादा वेरिएशन बनाएगा। तो लोगों को लगता था कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रोटीन ही होगा, क्योंकि पूरा बॉडी का ढांचा भी बना रहा है और दूसरा बात है इसमें वेरिएशन भी ज्यादा दिखते हैं ना। किसी साइंटिस्ट के दिमाग में गया ही नहीं डीएनए के बारे में, वो तो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट, यानी कि वो गलती से निकल गया। आपको तो मैंने बताया था कि ग्रिफिथ चाहते भी नहीं थे, उन्हें तो आइडिया भी नहीं था। ग्रिफिथ तो 1920s में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, क्योंकि उस टाइम इपिडेमिक था, बताया था आपको कि वहां पास जैसे आज कोरोना वायरस है, उसी दौरान वहां पास यूरोप में निमोनिया बीमारी बड़ा जानलेवा हो गई थी 1920s के आसपास में। तो जो आपके ग्रिफिथ साहब है वो वैक्सीन बनाना चाहते, ग्रिफिथ साहब चाहते थे कि हम उसके अगेंस्ट वैक्सीन बनाएं। तो उनका एक 1928 का बड़ा एक्सपेरिमेंट फेमस हुआ। यहीं से कुछ जेनेटिक मटेरियल का आइडिया लग जाता है। आपको पूरा मैंने क्लासरूम में कराया होगा या लेक्चर मेरे मौजूद होंगे, तो बस आपको याद रखना कि ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कौन कौन सा स्ट्रेन यूज किया। तो आप बोलिएगा 2 स्ट्रेन, एक का नाम आर, एक का नाम एस। शायद नीट के एग्जाम में पूछा जा सकता है फुल फॉर्म, ठीक है। आर का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है, मेरे में से सभी बच्चों को आता है। आर मीन्स रफ
एस मतलब जो कॉलोनी बनेगी स्मूथ या साइनी होगा। क्यों? मैंने आपको बताया था कि दोनों के अंदर में डिफरेंस किस चीज का है। तो जो एस स्ट्रेन है उसके अंदर में एक्स्ट्रा एक कैप्सूल है, पॉलीसेक्राइड है, कार्बोहाइड्रेट का एक कवरिंग है, जिसके चलते वो साइनी दिखता है। और इस स्ट्रेन को अगर आप माइस के अंदर में इंजेक्ट कराइएगा तो माइस का इम्यून सिस्टम इसे पहचान नहीं पाएगा, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर स्पेशल एक बाहर में पॉलीसेक्राइड का कैप्सूल का ना म्यूकस का एक कवरिंग है। इसके चलते ये एस स्ट्रेन पैथोजेनिक हो जाएगा, वो आसानी से सरवाइव करेगा, ग्रो करेगा, टॉक्सिन रिलीज करेगा, माइस का डेथ हो जाएगा। आपको अच्छे से आता है ना। तो आर स्ट्रेन कैसा हो गया? नॉन पैथोजेनिक। ये अगर चूहे के अंदर में डालिएगा, चूहों का इम्यून सिस्टम मिल था, जो आप फैगोसाइट पढ़ते हो, न्यूट्रोफिल वगैरह, वो आसानी से पहचानेगा, इंजल्फ कर लेगा, खा जाएगा। तो बैक्टीरिया ही अगर डाइजेस्ट हो गया, ग्रो ही नहीं कर पा रहा है, तो डिजीज क्या कॉज करेगा? तो आर क्या हो गया? नॉन पैथोजेनिक, और एस क्या हो गया? पैथोजेनिक। इस एक्सपेरिमेंट से क्या सीखा आपने? बस जो एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है वो ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर का एक्सपेरिमेंट ही ध्यान दीजिएगा। जब आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट होता है, आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट होता है। सर क्यों कन्वर्ट होता है? बस यही, बस 4th एक्सपेरिमेंट पे आप थोड़ा सा काम कीजिएगा। तो ग्रिफिथ का मानना था कि कुछ ऐसे फोर्स है, कुछ ऐसे केमिकल्स है, इस केमिकल्स के चलते आर स्ट्रेन नाम का बैक्टीरिया एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ फोर्स है, कुछ प्रिंसिपल है। ये फोर्स प्रिंसिपल क्या था कभी भी ग्रिफिथ ने नहीं बताया। बच्चा अपने मन से जोड़ देता, सर वो जो फोर्स प्रिंसिपल था ना सर मुझे मालूम है। हाँ मैं पूछता हूं कौन सा है? सर वो डीएनए था। ये ग्रिफिथ को नहीं मालूम, तुम्हें कैसे मालूम? अरे ये ग्रिफिथ ने कभी प्रूव नहीं किया कि जो ट्रांसफॉर्मिंग फोर्स था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, वो एजेंट था, वो डीएनए था। ये ग्रिफिथ को नहीं मालूम ना। तो यहाँ पर बच्चे को ट्रैप कराते, बच्चा ट्रैप हो जाता है। एग्जामिनर देता है कि ये बताइए ग्रिफिथ ने प्रूव किया क्या कि डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग फोर्स? बच्चा कर देता यस। अरे क्यों यस? अरे कभी प्रूव नहीं किया। मैंने तो आपको कहानी बताई होगी ना कि ग्रिफिथ काफी क्लोज थे इस चीज को पता करने के लिए, मतलब वो पहुंच गए थे रिजल्ट पे कि ये ट्रांसफॉर्मिंग फोर्स प्रिंसिपल है क्या ना। लेकिन उसी टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, ये ब्रिटेन के साइंटिस्ट है, ब्रिटिश साइंटिस्ट है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है और कहा जाता है उसी बम्बार्डमेंट में, यानी कि बॉम्बिंग में, एक बॉम्ब इन्हीं के लैब पे गिर गया और इनका डेथ हो जाता है। तो ये मिस्ट्री कभी सॉल्व ही नहीं हुआ। ग्रिफिथ का जो मिस्ट्री था कि आर इसमें कैसे कन्वर्ट हुआ, कभी सॉल्व नहीं हुआ। वो तो कई साल तक हमें वेट करना पड़ा। ये एक्सपेरिमेंट 1928 का है, ठीक है। अब थोड़ा विकिपीडिया पढ़िए, ग्रिफिथ के बारे में पढ़िए, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ना। ये तो मिस्ट्री सॉल्व हुआ था 1944 में। 1944 में किसने किया था याद कीजिए, किसने किया था याद कीजिए? ये किया था मैम ने, मैम मैक्लिओड एवरी मैकार्टी ने। और यही वो टाइम था जब साइंस रिसर्च ना नए नए चीजें जो यूरोप में थे, यूरोप कितना डेवलप, डार्विन यूरोप के, मेंडल यूरोप के, बड़े बड़े साइंटिस्ट यूरोप के, कार्ल मार्क्स यूरोप के। अब पढ़िएगा कल्चरली सबसे ज्यादा रिच ना, साइंस के मामले में, टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा, तभी तो पूरी दुनिया पर राज करते थे। लेकिन वही टाइम था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब यहां से लोग शिफ्ट होने लगे, भागने लगे ना। यहां से लोग भागने लगे कहां? यूएस जाने लगे। और यही वो रीजन था कि यूरोप पूरी तरह से बिजी हो गया लड़ाई में, मार धाड़ में, और किसी को फायदा नहीं। लड़ाई से किसी को फायदा तो है ही नहीं। अगर ठीक है आपने किसी का 100 नुकसान किया तो लड़ाई में आपका 20 नुकसान होगा, 30 नुकसान होगा, नुकसान तो होना तय है। तो यही वो टाइम था कि यूएस जो कि बहुत ज्यादा डेवलप नहीं था, अपने आप को डेवलप करता है टेक्नोलॉजी में। और आज जानते हैं कि यूएस दुनिया का सुपर पावर है। तो थैंक्स टू किसे देना चाहिए? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? हिटलर। हिटलर के चलते आज ना अमेरिका इतना आगे चला गया। चलो ये तो एक कहानी है। चलिए तो हम लोग जो एक्सपेरिमेंट को देखा उसको आगे कंटिन्यू करते। तो आप एनसीईआरटी उठाइए। एनसीईआरटी में क्या है देखिए कैसे नोट्स बनाना है। ये एनसीईआरटी का पेज, यहां पर होते थ्योरी, ये पार्ट होता है थ्योरी, दोनों साइड में कुछ होते हैं गैप,
ना, अगर आपने नोटिस किया होगा। सर क्यों होता है, समझिए, ये आपके नोट्स बनाने के लिए होते, ये आपके नोट्स बनाने के लिए होते। मैं एक बार बना के दिखाता हूं, ऐसे ही फॉलो कीजिए, ऐसे ही फॉलो कीजिए, कोई भी। अब एग्जाम नजदीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस चैप्टर का नोट्स एक बार बना लीजिए ना। एग्जाम से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, जब पूरा चैप्टर का रिवीजन करना होगा, इसी को पढ़ लीजिएगा, बस ये पॉइंट को पढ़ लीजिएगा, कहानी खत्म। बना के दिखाता हूं, मैं बना रहा हूं, मैं ऐसे बनाता, मैं ऐसे बनाता 1869, ठीक है। मिशेल साहब, इन्होंने सबसे पहली बार, ठीक है, क्या देखा भाई, न्यूक्लियस के अंदर एसिडिक एक सब्सटेंस देखा, नाम दिया न्यूक्लिन, खत्म। सेकेंड, अल्टमैन साहब, अल्टमैन साहब आए और बोला मेरे टीचर ने जो देखा ना वो एसिडिक नेचर का है, नाम दे दीजिए न्यूक्लिक एसिड। चलिए हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया। अब रुक जाइए, अब कई सालों तक वेट कीजिए, जब आएगा 1928, आएंगे हमारे ग्रिफिथ साहब। ग्रिफिथ साहब किस पे एक्सपेरिमेंट किया, इसमें बच्चा गड़बड़ करता है, बोल देता चूहा, चूहे पे एक्सपेरिमेंट थोड़ी हो रहा है। अरे चूहा तो मटेरियल है, हमारा एक्सपेरिमेंट किस पे उन्होंने किया, न्यूमोकोकस, डिप्लोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, अलग अलग एनसीईआरटी में अलग अलग वर्ड मिलेंगे। तो निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया पे किया, ठीक है। जैसे आज वैक्सीन बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो अब देखिए क्या मिला, आर स्टेन इसमें कन्वर्ट हुआ, किससे हुआ, अननोन, याद रखिएगा अननोन लिख देता हूं। वो फोर्स कौन था, नहीं मालूम, एजेंट कौन था, नहीं मालूम, खत्म। चलिए आगे बढ़िए। 1944, 1944 कौन है, मैम मैक्लुएड एवरी मैकार्टी, उन्होंने इस चीज को प्रूव कर दिया, उस पे ना एक्सपेरिमेंट की प्रूव किया कि एक्चुअली में वो फोर्स डीएनए था। तो डीएनए ही हो गया जेनेटिक मटेरियल। बच्चा बोलता है सर जेनेटिक मटेरियल माने किसे, जेनेटिक मटेरियल माने किसे सर, उसका कोई डिफिनीशन एक बार दे दो ना। हाँ सुन लीजिए, दो डिफिनीशन। जेनेटिक मटेरियल उसे कहेंगे जो हमारे कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, जो कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा उसे जेनेटिक मटेरियल कहेंगे। आर नाम का स्ट्रेन था, इसमें कन्वर्ट हो गया, नया कैप्सूल बन गया, नया पॉलीसेकेराइड का कवरिंग बना, नया कैरेक्टर बना। किसने बनाया, जिसने बनाया उसी को जेनेटिक मटेरियल, जो कैरेक्टर को कंट्रोल करे। और दूसरा, जो प्रोजेनी में, बच्चों में ट्रांसफर हो जाए, यानी मेरा जो गुण है मेरे बच्चे में जा रहा है, कोई तो लेकर के जा रहा है, तो जो एक पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग के में कैरेक्टर को ट्रांसफर करेगा, उसी को जेनेटिक मटेरियल कहेंगे। चलिए, तो यहां पास इन्होंने बोला तो जरूर, लेकिन लोगों ने माना नहीं। अब एक बार नीट में बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया और बच्चे ट्रैप हो गए उसमें। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंटली बताया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए ही है जिसके चलते कैरेक्टर कंट्रोल हो रहा है, लोगों ने नहीं माना, उसे रिजेक्ट किया, उसे रिजेक्ट कर दिया गया उस एक्सपेरिमेंट को। इसलिए नीट में कितना अच्छा सा क्वेश्चन आया, फाइनल प्रूफ दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल ना। बच्चे ने मैम कर दिया, नहीं मैम को तो रिजेक्ट किया लोगों ने ना। इन्होंने इनिशियल प्रूफ, मान लीजिए स्टार्टिंग का प्रूफ, इनिशियल प्रूफ केमिकल पे बेस्ड था, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। लोग तो प्रोटीन के पीछे पागल थे, सारे साइंटिस्ट तो प्रोटीन के पीछे भी पागल है, प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन 1952 में प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जब आते हैं, बोलिए कौन, 1952 में ठप्पा लगा दिया गया एनसीईआरटी में। देखिए अनइक्विवोकल प्रूफ, एनसीईआरटी का लाइन को पढ़िए, अनइक्विवोकल प्रूफ, यानी कि अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं, भाई साहब ठप्पा मारो, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ये किया था हर्सी एंड चेस ने, ये एक्सपेरिमेंट किया हर्सी एंड चेस ने। अब कभी हम लोग लड़ेंगे नहीं, हम कभी कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करेंगे कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, प्रूफ हो गया डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो आंसर आ गया फाइनल प्रूफ। अब करके आइएगा हर्सी एंड चेस, इनिशियल प्रूफ मैम। चलिए सर ये एक्सपेरिमेंट समझ में नहीं आता, मत समझिए, थोड़ा सा मैं आउटलाइन देके आगे बढ़ूंगा, ठीक है। इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया, बैक्टीरियोफेज, जो वायरस बैक्टीरिया पे अटैक करता है। दो फेज में एक्सपेरिमेंट किया, आप लोगों को अच्छे से मालूम है। पहले में उन्होंने जो वायरस है उसका जो बाहर का कवरिंग है प्रोटीन, उनके अंदर में जो सल्फर थे, याद कीजिए जो सल्फर थे
उस सल्फर को उन्होंने रेडियो लेबल्ड कर दिया। सल्फर को जो 32 एटॉमिक वेट वाला था जानबूझ करके 35 वाला लिया, रेडियो एक्टिव वाला लिया। उसके अंदर में डीएनए को नॉर्मल रखा। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में डीएनए नॉर्मल, प्रोटीन रेडियो एक्टिव। ठीक है सर, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उल्टा कीजिए, उल्टी कहानी कीजिए ना। प्रोटीन यानी कि जो बाहर का कवरिंग है ना, वो था नॉर्मल और अंदर में जो थे वो डीएनए था। वो डीएनए जो था वो उसके अंदर जो फास्फोरस था वो 32 वाले थे, यानी वो रेडियो एक्टिव था ना। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है सर। 3 स्टेप का एक्सपेरिमेंट था। नाम बता दीजिए, बस याद रख लीजिए। बताइए कौन कौन सा? IBC हो गया, IBC सर मतलब इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन। इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन देख लीजिएगा एनसीईआरटी में। इस एक्सपेरिमेंट को ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ब्लेंड मतलब मिक्सअप होना। चलिए सर एक लाइन में बता दो सर एक्सपेरिमेंट था क्या? बस कुछ नहीं था। बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरिया पे अटैक करेगा। बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरिया पे अटैक करेगा। 2 पार्ट से बना है, 2 ही पार्ट से तो बना है, एक प्रोटीन है, एक डीएनए। बस हमें पता करना है कि जब वो बैक्टीरिया पे अटैक करेगा वो वायरस, तो वायरस का कौन सा पार्ट अंदर जाएगा? प्रोटीन अंदर जाएगा या डीएनए अंदर जाएगा? जो पार्ट अंदर, या दोनों जाएंगे ना। ये बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया पे अटैक किया, पहला प्रोबेबिलिटी दोनों के दोनों, प्रोटीन डीएनए दोनों अंदर जाए। दूसरी, प्रोटीन बाहर रह जाए, डीएनए अंदर चला जाए। तीसरी प्रोबेबिलिटी, डीएनए बाहर रह जाए, प्रोटीन अंदर जाए। क्योंकि अंदर में जाने के बाद आपको तो मालूम है कि वायरस बैक्टीरिया को एज ए होस्ट यूज करता है। वायरस के पास अपना राइबोसोम तो है नहीं, इसलिए वो होस्ट की तलाश में है। वो होस्ट के अंदर आएगा और यहां जाकर के अपने कॉपीज बनाएगा। एक आया, अपने कॉपीज बनाएगा, हजारों कॉपीज बनाएगा ना। तो हजारों कॉपीज जो बनाया, कैसे बनाया? कोई तो अंदर आया जो प्रोजेनी बनाया होगा। अगर अंदर में प्रोटीन आया होगा, प्रोटीन से नए प्रोजेनी बने, नया वायरस बना, इसका मतलब प्रोटीन के अंदर में पावर है अपने ऑफस्प्रिंग बनाने के, अपने बच्चे बनाने के, तो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल। अगर डीएनए अंदर आया, डीएनए के अंदर ताकत है अपने प्रोजेनी बनाने के, अपने बच्चे बनाने के, तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल। अगर दोनों अंदर आ गए तो भाई दोनों जेनेटिक मटेरियल होंगे। तो हमने यहाँ पर देखिएगा फिगर में, एनसीईआरटी में, ये मैंने बहुत अच्छे से बताया होगा। ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है पूरे मॉलिक्यूलर बेसिस का। हमने प्रूव किया था कि एक्चुअली में डीएनए ही अंदर जाता है, डीएनए ही अंदर जाता है और डीएनए के पास एबिलिटी है अपने प्रोजेनी, नए वायरस प्रोड्यूस करने की। तो जो नया वायरस, नया प्रोजेनी बनाएगा वही होगा जेनेटिक मटेरियल। चलिए यहां तक मेरे में से क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए एक पूछा जा सकता है सर, हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल बोल दीजिए। बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज। अगर पूछा जाए कौन सा बैक्टीरियोफेज सर, तो आंसर क्या कीजिएगा? आंसर कीजिएगा T2 बैक्टीरियोफेज, T2। बस इतना जानिए, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। चलिए अब आगे चलते सर। हमें पता चल गया, फाइनल प्रूफ भी हो गया, ठप्पा भी लग गया, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो सोचो अगर तुम्हें पता चल जाए कि दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारा पूरा कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है वो डीएनए, हम जानते ही नहीं उसके बारे में। अरे हमें पता ही नहीं वो किस चीज से बना है, हमने केवल डिस्कवर करके छोड़ दिया था, हमें तो अंदर का स्ट्रक्चर नहीं मालूम। तो लोग पागल की तरह एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिए, लोग पागल की तरह एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिए। यहीं पर 2 नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है 1952 में, 2 नाम, फ्रैंकलिन एंड विल्किंस का नाम याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्रैंकलिन एंड विल्किंस, जिन्होंने क्या किया? एक्स-रे डिफ्रैक्शन मॉडल। अब तो अच्छे से जानते हो, एक्स-रे डाला, उससे कुछ इमेज बने, इसी को कहते हैं एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी या एक्स-रे डिफ्रैक्शन मॉडल। क्रिस्टल वर्ड एनसीईआरटी का फेवरेट है। जब आप पढ़िएगा वायरस के बारे में ना, सबसे पहली बार कौन सा वायरस डिस्कवर्ड हुआ? टीएमवी। टीएमवी को क्रिस्टल में किसने बनाया? स्टेनले। याद करो एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 ना। तो सर ये क्रिस्टल होता क्या है? मुझसे अच्छा आपको आता है,
प्योर फॉर्म, सॉलिड का एक उसे प्यूरिफाई कर दे, एक सॉलिड बना एकदम प्योर फॉर्म में, जिसे रेज डालेंगे ना इमेज बनेगा। जैसे आपकी हड्डी टूट गई, अब क्या करोगे सर, एक्सरे करा के देखेंगे कितनी हड्डी टूटी है, कहां पर टूटी है, सेम चीज इमेज बनाइए, फिर हम लोग उस पर काम करेगा डॉक्टर आपका। सेम काम किया फ्रैंकलिन एंड विल्किंस ने, ठीक है। अब समझो इसी डाटा को याद रखिएगा, इसी डाटा को यूज किया और दुनिया में एक बहुत बड़ा रिसर्च आया 1953 को। इतना बड़ा रिसर्च है, इतना बड़ा, डेट इंपॉर्टेंट है कि 2003 के पेपर में देखिएगा, आप लोग तो पुराने क्वेश्चन भी बनाते हो, 90-80 का भी बना लेते हो, तो 2003 के पेपर का देखिएगा ना, क्वेश्चन आ गया था। ये 50 साल हो गए आज, कौन सा ऐसा बहुत बड़ा बायोलॉजी में एक्सपेरिमेंट हुआ है कि 2003 में उसका 50 साल कंप्लीट हुआ, 50 साल कंप्लीट हुए, यानी वो क्वेश्चन की तरफ इशारा था 1953 के बारे में। सर क्या हो गया था ऐसा, आप सभी को मालूम। इस दिन एक बहुत बड़ा चीज पता चला, आखिर डीएनए दिखता कैसा है ना, जो कि हम पढ़ते डबल हेलिक्स मॉडल। फिर से मैं बोल दूं, डीएनए की डिस्कवरी नहीं है, वो तो पहले हो चुका। हमने डीएनए के मॉडल को पढ़ा, डीएनए की बनावट को पढ़ा, स्ट्रक्चर्स को पढ़ा, कि ये घर में तुम्हारी सीढ़ी है ना, लैडर, आप सीढ़ी को क्या कहते हो, लैडर कहते हैं, एनसीईआरटी में वर्ड है लैडर, आपने सीढ़ी यूज किया होगा ना, आपके घर में होगा। बस सीढ़ी को भाई हेलिकल फॉर्म में घुमा दीजिए, हेलिकल स्ट्रक्चर है, वो सीधा नहीं है, वो घुमा हुआ है ना, तो यही हो गया डबल हेलिक्स मॉडल ना। तो ये बड़ा फेमस था, इसको बी फॉर्म ऑफ डीएनए कहते हैं। कई सारे फॉर्म है डीएनए के, अगर एग्जाम पेपर में कुछ ना लिखा रहे, अगर एग्जाम पेपर में ए फॉर्म जेड फॉर्म ना लिखा रहे, अब मान के चलना है बी फॉर्म ऑफ डीएनए वाटसन एंड क्रिक का डीएनए, जो वाटसन एंड क्रिक ने ढूंढा था वो बी फॉर्म था। सर जेड फॉर्म भी होता है क्या, होता है, आएंगे। ए फॉर्म होता है, आएंगे। हम अभी बी फॉर्म पे फोकस करें, ठीक है। लेकिन इसमें, इस कहानी में एक और थे जिनको हम भूल जाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, लेकिन उनको क्रेडिट ज्यादा नहीं देते लोग। भाई साहब का नाम था चारगाफ, इन भाई साहब का नाम क्या था, चारगाफ। बोले हाँ सर याद तो आ रहा है, चारगाफ रूल। हाँ, चारगाफ रूल पे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, सिंपल होते हैं लेकिन घुमावदार भी हो सकते हैं, तो मैं एक क्वेश्चन उस पर सॉल्व कराऊंगा। चारगाफ ने तो बोल दिया कि जितना एडेनिन उतना ही क्या होगा, थाइमीन, और जितने गुआनिन उतना ही साइटोसिन। वाटसन एंड क्रिक के दिमाग में यही चीज बैठ गया, ऐसे कैसे, हर डीएनए में एडेनिन और थाइमीन का अमाउंट इक्वल कैसे हो सकता है भाई। ह्यूमन का मान लेते हैं, बैक्टीरिया का मान लेते हैं, प्लांट में मान लेते हैं, हर जगह हर स्पीसीज में ऐसे ही क्यों होगा, कुछ ना कुछ तो रिलेशन है। तो तुम्हारे उनके दिमाग में ये चीज बैठा, अरे लगता है कि डीएनए में दो स्टैंड है, सभी डीएनए में दो स्टैंड है, अगर एक स्टैंड पे एडेनिन है तो दूसरे पे थाइमीन है, तभी तो इक्वल नंबर में, तभी तो उनका अमाउंट परसेंटेज इक्वल है। अगर सिंगल स्टैंडर्ड होते, सोचो सिंगल स्टैंडर्ड होते, तो जितना ए है जरूरी है उतना ही टी होगा। अगर ए लिख दिया तो यहाँ जी होंगे, हो सकता है एक ही टी हो। लेकिन अगर डबल स्टैंड में कन्वर्ट किया, यहाँ ए या सामने में, तो फिर से ना टी होगा। यही चीज क्लू मिल गया वाटसन एंड क्रिक, और उन्होंने प्रपोज कर दिया दुनिया का सबसे बड़ा डिस्कवरी ना, डबल हेलिक्स मॉडल। तो बाद में आपको तो मालूम है 1962 में इन 3 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिलता है। कोई बच्चा कंफ्यूज तो नहीं है, 3 साइंटिस्ट सर, 4 ना, और चारगाफ को तो छोड़िए, उनका कुछ काम नहीं ना। 3 साइंटिस्ट को मिला, बोलिए कौन कौन से, वाटसन, क्रिक एंड विल्किंस। वाटसन, क्रिक एंड विल्किंस। सर फ्रैंकलिन, बताइए आप आंसर दीजिए, फ्रैंकलिन को नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है। बड़ा कंट्रोवर्शियल चीज है, इस पे आज भी इंटरनेट पे कंट्रोवर्सी मिलेगा, पढ़िएगा, थोड़ा रिसर्च कीजिएगा। तो उसका सिंपल आंसर मैं नहीं जाऊंगा ज्यादा डिटेल में। वो एक्सरे डिफ्रैक्शन पे काम करती थी, कौन, फ्रैंकलिन लेडी थी, एक फीमेल थी, बहुत कम उम्र की थी, बहुत हार्ड वर्किंग, इतना बड़ा काम किया, ठीक है। तो फ्रैंकलिन को कहा जाता है कि इस एक्सरे पे इतना ज्यादा काम किया कि इसी एक्स रेस के चलते उन्हें सर्वाइकल कैंसर हो गया। ये रेस है ना, म्यूटाजिन है ना, और 1958 में उनका डेथ हो जाता है, और डेथ के बाद में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता।
नोबेल प्राइज मिलता है 1962 में, और इनका डेथ तो पहले ही हो चुका है, इसलिए इन्हें नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता। जैसे महात्मा गांधी को भी मिलने वाला था लेकिन नहीं दिया गया, क्योंकि उसी साल उनका डेथ हो जाता है, और डेथ के बाद में नोबेल प्राइज देने का ये नहीं है। लेकिन कंट्रोवर्सी है कि आप वेट कर रहे थे, क्या उसे कैंसर था, आपको मालूम था, पहले दे देते, तो बड़ी कंट्रोवर्सी है। चलिए हम उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाएंगे, तो आपका नोबेल प्राइज का बन जाएगा। अब सोचो, अब दुनिया को पता चल गया कि हमारा जेनेटिक मटेरियल कौन है, दिखता कैसा है, तो लोग पागल की तरह काम करने लगे ना। सर फीचर क्या होगा जेनेटिक मटेरियल का? स्टार्टिंग में 2 फीचर मैंने बताया था, क्राइटेरिया वो बताया था। जेनेटिक मटेरियल बनना है, 2 क्राइटेरिया होना चाहिए, कैरेक्टर को कंट्रोल और प्रोजेनी में ट्रांसफर होना चाहिए ना। लेकिन अब एनसीईआरटी पढ़िए, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल स्मार्ट बच्चा हो कर ही लीजिएगा आप लोग ना। तो क्या है प्रॉपर्टीज, एक एक लाइन में देख ले। पहला, उसके अंदर रेप्लिकेशन की पावर होनी चाहिए, रेप्लिकेशन की पावर होनी चाहिए ना। यानी कि यहां पर 3 कैंडिडेट थे, प्रोटीन, आरएनए और डीएनए। साइंटिस्ट के पास में 3 ऑप्शन थे जेनेटिक मटेरियल को लेकर। पहला क्राइटेरिया रखा, रेप्लिकेशन होना चाहिए, करना की एबिलिटी होनी चाहिए। प्रोटीन रेप्लिकेट नहीं कर सकता, आरएनए कर सकता है, डीएनए कर सकता है। अरे कोरोना वायरस के अंदर में जब वो वायरस आता है, आपके होस्ट के अंदर रेप्लिकेट तो करता है ना, अपना कॉपी तो बनाता ही है, डीएनए तो करता ही है। चलिए भाई, सर प्रोटीन क्यों नहीं करता? अरे प्रोटीन अगर कर दे तो हमारा प्रॉब्लम ही सॉल्व, सिंपल है ना। आपको डायबिटीज है, आपके अंदर इंसुलिन हार्मोन की कमी है, मैंने बाहर से इंसुलिन हार्मोन एक बार डाल दिया, सर अगले हफ्ते फिर से चाहिए, अरे रेप्लिकेट करा लो। एक बार तुमने इंसुलिन हार्मोन लिया, ब्लड में गए, तो बोलो ना उसे रेप्लिकेट कराते जाए, काम अपना करते जाए। लेकिन प्रोटीन रेप्लिकेट नहीं कर सकता। नहीं तो कोरोना वायरस तुम्हें हुआ, एक एंटीबॉडी डाल दू बाहर से, अपने आप को रेप्लिकेट, तू तो प्रोटीन है भाई, रेप्लिकेट कर अपना। तो अगर रेप्लिकेट करने लगता, लाखों एंटीबॉडीज बना लेते, सभी इंसान ठीक हो जाते, फिर तो हमें वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं थी, एक एंटीबॉडी से काम हो जाता। प्रोटीन रेप्लिकेट नहीं कर सकता, हाँ आरएनए डीएनए कर सकते। दूसरा था ना, उसके अंदर में ना स्टेबिलिटी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। यहां पास मैटर थोड़ा फंस गया, स्टेबिलिटी होनी चाहिए ना। सर आरएनए हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल बेचारा, क्यों सर आरएनए अनस्टेबल क्यों है, बता सकते हैं? बताइए, आप बताइए। अरे बेचारा उसके पास राइबोज शुगर है, उसके पास यूरासिल है, और बेचारे के पास में वो सिंगल स्टैंडर्ड है। देखो ना, सिंगल स्टैंडर्ड है, यहाँ पर ए, यहाँ पर जी, यहाँ सी, यहाँ यू, हाँ सिंगल स्टैंडर्ड है। मान ली म्यूटेशन हो गया और बच्चा यहाँ पर जी के जगह पे आ गया सी, हो गया म्यूटेशन, चेंजेस हो गए, जी की जगह सी आ गया, पता भी नहीं चला। डीएनए बोलेगा नहीं ये नहीं चलेगा हमारे अंदर। सोचो, थोड़ा लॉजिकल रहो। ये देखिए एक स्टैंड बना है, ये दूसरा स्टैंड बना है ना, यहाँ पर बना ए, सामने में आया टी, यहाँ पर आया जी, यहाँ पर आया सी, यहाँ पर आया सी, यहाँ पर आया जी। डबल स्टैंड होते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होता है। अब मान लो कि यहाँ पर सी के जगह पे, मान लो यहाँ पर सेम सी है, और ठीक है यहाँ पर सी के जगह पे ए आ गया, क्या सामने वाला जीव से एक्सेप्ट करेगा? क्या पेयरिंग कर पाएगा? बोले नहीं सर सामने वाला नहीं पेयर करेगा, वो तो चिल्लाने लगेगा, नहीं गलत आदमी आ गया भाई, रिपेयर करो, ठीक करो उसे, सामने में तो गलत आ गया है। यानी अगर डीएनए में एक स्टैंड में म्यूटेशन होता है, दूसरा स्टैंड अपोज करेगा, अपोज करेगा, बोलेगा नहीं नहीं इसे रिपेयर कीजिए, तो जायज है, सिंपल समझो ना। यहाँ पास एक शादीशुदा नहीं है ना, शादीशुदा नहीं, ये है जी है सी है, चेंज हो गया, अपने अंदर में म्यूटेशन किया, चेंज। यहाँ तो बेटा शादी हो गई, सामने वाली वाइफ एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, दूसरा हस्बैंड है, उस घर में दूसरा हस्बैंड एंटर कर जाए, बीवी तो है ही है, अरे भाई दूसरा हस्बैंड एंटर कर गया, बीवी बेटा झाड़ू मार के भगा देगी ना। इसलिए डीएनए में म्यूटेशन होना होगा, होगा म्यूटेशन, रेट स्लो होगा। इसलिए एनसीईआरटी का 3rd लाइन को पढ़िएगा, 3rd को पढ़िएगा। डीएनए स्टेबल क्यों है? क्योंकि थाइमीन है, आपको अच्छे से आता है, उसके अंदर में डीऑक्सीराइबोज शुगर है। चलिए आंसर बताइए। दोनों में डिफरेंस एक ऑक्सीजन का, डीऑक्सी, डी मतलब विदाउट, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, राइबोज। आरएनए में राइबोज शुगर है और डीएनए में
एक ऑक्सीजन की कमी है, किस पोजीशन पे? नीट का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी को आता है, तो मुझे इतने डिटेल में तो जानना भी नहीं है, स्मार्ट बच्चा हो ही तुम लोग। ये कार्बन 1 2 3 4 और 5 डिटेल में नहीं जाते। अगर ये आरएनए है, राइबो शुगर है, H and H, H and H, नहीं राइबोज है HNOH सर, डीएनए में HNH रहेगा, तो डीएनए में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन यहां से घट जाएगी। आपको अच्छे से आता है ना कि सेकेंड प्राइम पे ऑक्सीजन मिसिंग होगा डीएनए में, इसलिए नाम है डीऑक्सीराइबोस। चलिए ठीक है सर, म्यूटेशन नहीं होगा तो वेरिएशन कैसे आएगा? हाँ, अरे तो मैंने ये थोड़ी बोला म्यूटेशन ना, अरे म्यूटेशन कर बेटा, म्यूटेशन कर, स्लो रख, म्यूटेशन कर रे भाई, लेकिन रेट स्लो रखना, रेट स्लो रखना। ऐसा नहीं म्यूटेशन कर कि बेटा यहां बना म्यूटेशन हो गया, इस जन्म में इंसान था म्यूटेशन हुआ, अगले इंसान में गधा बन गया। अरे भाई तो पूरा स्पीसीज का तुम पूरा कॉन्सेप्ट ही गायब कर दोगे। सर म्यूटेशन हो गया चेंज, हाँ इसलिए डीएनए ने बोला हम म्यूटेशन करेंगे लेकिन रेट स्लो रखेंगे। आरएनए बोले नहीं नहीं हम तो खूब म्यूटेशन करेंगे। आजकल कोरोना वायरस को पढ़ लो, अरे भाई हजारों तरह के स्ट्रेन बन गए, इंडिया का स्ट्रेन अलग, इंडिया में हजारों तरह, अफ्रीका में अलग, इंग्लैंड में अलग, अमेरिका में अलग। क्यों रे भाई? क्योंकि उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, म्यूटेशन फास्ट है, उसके अंदर नए नए फॉर्म जल्दी आ जाते स्ट्रेन, इसलिए वो अनस्टेबल है, वो आज ना कल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये कोरोना वायरस अपने आप खत्म हो जाएगा, म्यूटेशन होते रहेगा, आइडेंटिटी खत्म होती जाएगी, डिफरेंट में चेंज। अरे पहले तो चमगादड़ पे अटैक करता था, अचानक से म्यूटेशन हुआ, कुछ चेंजेस आए, इंसान पे अटैक करने लगा। हमारे अंदर म्यूटेशन इसमें होगा, किसी और पे अटैक करेगा, हम बच जाएंगे। जैसे मैं सिंपल बता रहा हूं, तुम लोग टॉप करोगे नीट में, कहां जाओगे भाई? दिल्ली एम्स। दिल्ली की कहानी एक बताता हूँ, एम्स के डॉक्टर की, मैंने सुना था इसलिए बता। दिल्ली में बहुत परेशान है लोग डेंगू नाम की बीमारी से, तुमने भी शायद सुना होगा, डेंगू, चिकनगुनिया, दिल्ली में बहुत बीमारी है। हाँ, अचानक से एक साल में डेंगू खूब फैला, अचानक से अगले साल डेंगू का केस बहुत कम हो गया, बहुत कम दिखा। तो एम्स के डॉक्टर से पूछा गया ऐसा क्यों भाई? तो बोले उसमें म्यूटेशन हो गई, डेंगू का जो वायरस था, डेंगी वायरस, वो भी एक वायरल डिजीज है, ठीक है, तो उसके अंदर म्यूटेशन हो गया, वो चेंज हो गया, चेंज हो गया तो अब हम पे अटैक ही नहीं कर पा रहे, तो इसलिए देखा। इसलिए अगर जेनेटिक मटेरियल आरएनए तो उसके स्टेबिलिटी बहुत कम होगी, लॉस होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो देखिए, तो गड़बड़ नहीं करना है, जेनेटिक मटेरियल कौन है, नो डाउट कंफ्यूज नहीं होना है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है, डीएनए ही है। लेकिन मैंने बोला, एक्सेप्शन बोला, फ्यू वायरस, बच्चा गलत मीनिंग निकाल लेता है। मैंने क्या बोला? फ्यू वायरस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो सकते हैं, मैंने ये नहीं बोला हर वायरस में, मैंने ये नहीं बोला। एनसीईआरटी में क्या मैंने बोला? फ्यू वायरस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए पाया जाता है, जैसे कोरोना वायरस में पाया जाता है, जैसे एचआईवी के केस में पाया जाता है ना, पोलियो वायरस में पाया जाता है, टीएमवी में पाया जाता है ना। हाँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में मेरे अकॉर्डिंग फेवरेट क्वेश्चन में वीवीआई लिखूंगा, तुक्का लगा रहा हूं, शायद इस साल आ जाए, तुक्का मार रहा हूं मैं। एक आएगा क्यूबी बैक्टीरियोफेज, ये नई एनसीईआरटी में जोड़ा गया है इसलिए फेवरेट बनता है, क्यूबी बैक्टीरियोफेज, जेनेटिक मटेरियल आरएनए। सर हमारे अंदर, अरे टेंशन नहीं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा, 5 के सिस्टम, मोनेरा डीएनए, प्रोटिस्टा डीएनए, ना फंजाई डीएनए, प्लांटी डीएनए, एनिमेलिया डीएनए। अरे कोई एक्सेप्शन नहीं यार, कोई एक्सेप्शन नहीं, हमेशा डीएनए ही है, वो भी डबल स्टैंडर्ड, कोई एक्सेप्शन नहीं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, हर जगह डबल स्टैंडर्ड डीएनए ना। एक चीज गांठ बांध लो, एक चीज हमेशा के लिए याद रख लो, कभी गड़बड़ नहीं करना, जब भी डीएनए वर्ड आए, जब भी डीएनए वर्ड आए, वो डबल स्टैंडर्ड ही होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही होगा ना। अगर आप एनसीईआरटी का एक एक्सेप्शन छोड़ देते हैं तो सर कहां, एक वायरस आप बताइए बैक्टीरियोफेज 174, इसे छोड़ दीजिए,
हर जगह डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही होगा ना, जिसके अंदर होगा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। अब कंफ्यूज मत होना यार, बार बार मैं बच्चों को देखता हूँ, सर बैक्टीरिया के अंदर में डीएनए कैसा है, अरे भाई सब जगह डबल स्टैंडर्ड है ना। सर प्लाज्मिड के, अरे डबल स्टैंडर्ड होगा। सर माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए, अरे वो भी डबल स्टैंडर्ड होगा। सब जगह डबल स्टैंडर्ड होगा, सब जगह डबल स्टैंडर्ड होगा, एक्सेप्ट फाज 174 में, एक्सेप्ट फाज 174 में। क्लियर? कोई कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, एनसीईआरटी को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ना, कि वायरस जो है जो प्लांट पे अटैक करता है उसके अंदर में जो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। कुछ एक्सेप्शन है जैसे कलीफ्लावर मोजाइक वायरस, बस एक ही एक्सेप्शन है जहां पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाएगा। प्लांट पे अटैक करने वाला सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, हम पे अटैक करने वाला आरएनए भी हो सकता है, जैसे कोरोना वायरस अटैक कर रहे हैं, हेपेटाइटिस अटैक कर रहा है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए ना। हेपेटाइटिस के भी कई सारे कैटेगरी है ना। सर बैक्टीरियोफेज में, अब बताओ बैक्टीरियोफेज में अभी तो प्रूफ किया ना, अभी फिगर बनाया था, भूल गया तुम लोग? T2 बैक्टीरियोफेज जिसपे हर्शियन चेस का, सर डबल स्टैंडर्ड डीएनए तो होगा, हाँ करेक्ट, चलिए ठीक है। अब देखिए सर, एक आरएनए वर्ल्ड थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, बस 2 मिनट में रिवीजन। आरएनए वर्ल्ड में कंफ्यूज हो जाते सर, ये आरएनए वर्ल्ड क्या है समझो। जब अर्थ बना था, जब अर्थ बना होगा, ना मैं पैदा हुआ था, ना आप पैदा हुए थे, ना साइंटिस्ट पैदा हुआ था, ना कोई इंसान पैदा हुआ, ना डार्विन ना मेंडल। हाँ ऐसा माना जाता है, ना हमने देखा ना किसी साइंटिस्ट ने देखा, ऐसा माना जाता है कि जब अर्थ बना था तो उस टाइम जो पहला सेल बना होगा, जो इवोल्यूशन की कहानी, पहला सेल बना होगा, उसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होंगे, उसके अंदर क्या होगा, आरएनए होगा। और स्टार्टिंग का जो अर्थ पे जो भी सेल्स बने, ऑर्गेनिज्म बने, उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही होगा ना, ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि आरएनए वाले ही होंगे। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं आरएनए वर्ल्ड। प्रूफ नहीं है, प्रूफ कैसे कर सकते हैं ना आरएनए वर्ल्ड। सर क्यों आरएनए क्यों बना, आप तो बोलते खराब है आरएनए। मैंने ये नहीं बोला, आरएनए कई सारी चीजों में डीएनए से बेटर है। देखिए आरएनए वो काम कर सकता है जो डीएनए की औकात नहीं है। आपको लगता है आरएनए खराब है और आपको लगता है डीएनए अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है, सब स्टेबिलिटी का है। देखिए ध्यान से देखिएगा, क्या आरएनए रेप्लिकेट कर सकता है, आरएनए से आरएनए बन सकता है? बोले हाँ सर, कोरोना वायरस में आरएनए है, हम पे अटैक करता है, अपना कॉपीज बना सकता है। क्या आरएनए से प्रोटीन बन सकते हैं? बोले हाँ सर, ट्रांसलेशन होगा, आरएनए राइबोसोम से जुड़ेगा, प्रोटीन बना लेगा, आरएनए प्रोटीन भी बन जाएगा। क्या आरएनए से राइबोसोम बनेगा? हाँ सर, आरआरएनए होता है ना, उसी से तो राइबोसोम बन जाता है। हाँ एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। क्या आरएनए कैटलिस्ट का काम करेगा? आरएनए क्या कैटलिस्ट का काम करेगा? सर हाँ सर, आपने थोड़ा सा कहीं बताया था, अभी बोल रही हूँ। राइबोसाइम जब आरएनए एंजाइम की तरह काम करता है, आप पढ़िएगा ठीक है कुछ जगह पे, जैसे ट्रांसलेशन टॉपिक में 23S आरआरएनए ये एंजाइम की तरह बिहेव करता है। देखो एंजाइम की तरह भी काम कर रहा है ना। तो आरएनए कई सारे फंक्शन कर रहा है, आरएनए कई सारे फंक्शन कर रहा है, रेप्लिकेट कर सकता है, राइबोसोम बना सकता है, प्रोटीन बना सकता है, कैटलिस्ट का काम कर सकता है, ऐसे ढेर सारे काम कर सकता है। हाँ जेनेटिक मटेरियल, हाँ कर सकता है, वायरस के अंदर भी जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। अब आ जाओ डीएनए, क्या डीएनए कैटलिस्ट का काम करेगा? नो। क्या डीएनए राइबोसोम बना सकता है? डायरेक्टली थोड़ी ना बना सकता। क्या डीएनए प्रोटीन बना सकता है? नो नो। डीएनए केवल और केवल रेप्लिकेट कर सकता है, अपने कॉपीज बना सकता है, अपने कॉपीज बना सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है ना। इसलिए अगर पूछा जाए मल्टी फंक्शनल कौन है, मल्टी फंक्शनल कौन है, आरएनए तो बहुत सारा काम कर सकता है या ना, कई सारे एंजाइम की तरह फंक्शन कर रहा है, कैटलिस्ट का फंक्शन कर रहा है, राइबोसोम बना रहा है ना, ये टीआरएनए बनाएगा जो अडेप्टर की तरह काम करेगा, एमाइनो एसिड पकड़ करके लाएगा। भाई क्या क्या काम नहीं कर रहा है, और डीएनए बेटा तो कोई काम नहीं कर रहा है, बस रेप्लिकेट कर लिया और ज्यादा से ज्यादा ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बना लिया। डीएनए से आरएनए बनते, हाँ आरएनए से आरएनए भी तो बनेगा, आरएनए से आरएनए तो बनेगा भी नहीं, डीएनए बस दो का अपना कॉपी बना लेगा, डीएनए से डीएनए बना लिया। और आरएनए तो बेटा आरएनए से भी डीएनए बन सकते, अरे हाँ सर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन याद करो। और एक चीज मैं बोलूंगा, तुम्हारा खोपड़ी खुल जाएगा, रेप्लिकेशन
बोले हाँ सर, रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए बनना। अरे सुनो तो पहले, रेप्लिकेशन में भी आरएनए चाहिए, आरएनए प्राइमर के फॉर्म में, यानी कि डीएनए को डीएनए भी बनाना है, उसके लिए भी आरएनए का हेल्प चाहिए। तो बताओ मल्टीफंक्शनल कौन है? सर आरएनए बहुत काम कर रहा है, डीएनए काम नहीं कर पाता, इसलिए जो पहला सेल बना वहां पास ऐसे ऐसे एजेंट की जरूरत थी जो जेनेटिक मटेरियल का काम तो करे, कैरेक्टर को कंट्रोल करे, साथ साथ और भी फंक्शन परफॉर्म करे, और भी फंक्शन परफॉर्म करे। यानी कि इंडिया टीम में 2 प्लेयर को चुनना है। एक प्लेयर है ए, उसका इंटरव्यू हुआ, बोले मैं बैटिंग भी कर लूंगा, बॉलिंग भी कर लूंगा, फील्डिंग भी कर लूंगा, जरूरत पड़ा तो मैं विकेट कीपिंग भी कर लूंगा, जरूरत पड़ा तो मैं विराट कोहली का भाई सब्जी भी लेते आऊंगा, सब कुछ काम करूंगा, कमेंट्री भी कर लूंगा, जो बोलो मैं दे दूंगा भाई। बी बोलेगा नहीं नहीं हम ओपनिंग बैट्समैन है भाई, भाई बाद में खेल लेगा, नहीं नहीं हम नहीं खेल सकते। अरे ओपनर ऑलरेडी इंडिया में अच्छा है, रोहित शर्मा, अब उसको थोड़ी ना हटा दे तुम्हारे लिए। नहीं हम अच्छा ओपनर है, लेकिन हम फ्लेक्सिबल नहीं, हम दूसरा काम नहीं करेंगे, मेरा फील्डिंग तो वहां घटिया है, तो तुम्हारे पास ऑप्शन है रे भैया, एक ही सीट था, तू आके फिट हो जा। लेकिन प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम था स्टेबिलिटी का, प्रॉब्लम था बच्चा स्टेबिलिटी में, ये फंस गया। स्टेबिलिटी नहीं थी इसके पास, म्यूटेशन ज्यादा था, चीजें चेंज कर लेता था जल्दी। इसलिए याद रखना सर, इतना ज्यादा प्रॉब्लम आपको आरएनए से है कि म्यूटेशन करता है, अनस्टेबल है, तो सर आरएनए इवोल्यूशन में क्यों नहीं खत्म हुआ? सर मेरा एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, आप बोलते हो आरएनए अनस्टेबल है, आरएनए ये है वो है, तो सर आरएनए अगर खराब है, म्यूटेशन ज्यादा है, अनस्टेबिलिटी ज्यादा है, तो सर हटा क्यों नहीं देते? करोड़ों साल हो गए सेल बने हुए, प्रोकैरियोट्स आया, ये सब बने, 5 किंगडम, तो आज भी सर आरएनए क्यों है? जब डीएनए अच्छा है तो डीएनए को रखते, आरएनए को आउट कर देते। नहीं, आरएनए बेटा खराब नहीं था, आरएनए हर मामले में बेटर था, प्रॉब्लम स्टेबिलिटी का था। इसलिए नेचर ने डिसाइड किया तू आरएनए मत जा, आरएनए तू मत जा, यही रह, बस जो इंफॉर्मेशन स्टोर करना है ना, तेरे अंदर में इंफॉर्मेशन डाल दूंगा तो चेंज हो जाएगा, इसलिए इंफॉर्मेशन स्टोर करने का काम डीएनए को दे दो, और उसी के इन्फ्लुएंस से तुम काम कर, डीएनए जैसे जैसे बोलेगा काम करते जाना। यानी आज भी आरएनए को रख लिया और उसका मास्टर डीएनए को बना दिया गया ना, तो डीएनए बस क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम है, इंफॉर्मेशन स्टोर करने का काम है ना, बाकी सारा काम आज भी आरएनए ही तो करता है। डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, डीएनए से आरएनए बना, प्रोटीन बनेगा, एंजाइम्स बनेंगे, एंटीबॉडीज बनेंगे। आज भी डीएनए को काम करने के लिए आरएनए पे पूरी तरह से डिपेंडेंसी है। तो मेरे से बहुत अच्छे से क्लियर आ गया। एनसीईआरटी में 2 पेज है बच्चा, 2 पेज है, तो अब पढ़िएगा, थोड़ा मजेदार है, आरएनए वर्ल्ड बड़ा फेवरेट है, बड़ा मजेदार टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते सर, तो यहां तक तो हमारा क्लियर है सर अब डीएनए पे रिसर्च स्टार्ट हो गया, तो डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है? आप सभी को मालूम कि डीएनए का रेप्लिकेशन के कई सारे मॉडल दिए गए, लेकिन जो मेन मॉडल था वो था सेमी कंजर्वेटिव। क्या था समझिए, ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड, ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड, हाँ, कहा जाता है दोनों स्ट्रैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े। सोचिए लॉजिक, कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड तो वीक होता है, थोड़ा सा भी आप यहां पर एनर्जी दीजिएगा, दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है ना, और दोनों स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट काम करेगा। दोनों स्ट्रैंड खुल गए, बोले हम टेम्पलेट है, बोले टेम्पलेट मतलब सर जिसके ऊपर नया चीज बने, टेम्पलेट एनसीईआरटी का बड़ा फेवरेट लाइन है। अब देखिए इसके ऊपर में नया डीएनए बन गया, रेड वाला, ये नया डीएनए बन गया, ये देखिए नया डीएनए बन गया, न्यू बन गया। अब बताइए, एक से एक डीएनए था, एक से 2 डीएनए बन गए ना, 2 डीएनए बन गए ना, बोले हाँ सर, तो कैसा मेथड हुआ? डीएनए खुला, दोनों स्ट्रैंड अलग हुए, दोनों पे टेम्पलेट की तरह काम किया, नए डीएनए उस पे बन गए, नए स्ट्रैंड बन गए। इसी को कहा आधा पुराना आधा नया, यानी कि जो नया डीएनए बना उसमें आधा एक स्ट्रैंड पुराना वाला है, एक स्ट्रैंड नया वाला है, यही है बच्चा सेमी कंजर्वेटिव तरीका।
हाँ, तो सर कंजर्वेटिव एक लाइन में बता दो ना, लो कंजर्वेटिव किसी, कंजर्वेटिव बोलता है एक पुराना डीएनए पूरी तरह से 100% रहेगा, एक पूरी तरह से नया बन जाएगा। हो गया? अरे एक से दो डीएनए बने, ये एक डीएनए था, दो बना, एक पूरा पुराना एक पूरा नया, कंजर्वेटिव मॉडल। लेकिन हमारे वाटसन एंड क्रिक साहब ने, यहां पर बड़ा कंफ्यूज होता है बच्चा, अच्छे से कीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा ना, डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव, यहां पर बच्चा कंफ्यूज होता है, अच्छे से कीजिएगा, डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है सर, बताया किसने था बच्चा? अपने मन से मिचेल्सन, स्टॉल सर, टेलर सर। अरे भाई सुन तो ले, थोड़ा सा तो धैर्य रख, थोड़ा सा तो कॉन्सेप्ट बना। सेमी कंजर्वेटिव का आइडिया, थ्योरी सजेस्ट किया था, सजेशन सजेस्ट किया ना, ये थे वाटसन एंड क्रिक, ये थे बच्चा वाटसन एंड क्रिक। हाँ, यहां पर अपने दिमाग में लगाना ना है मिचेल्सन एंड स्टॉल, अरे भाई पढ़ने तो दे। तो सेमी कंजर्वेटिव का आइडिया, मॉडल बोल सकते, सजेशन बोल सकते, थ्योरी बोल सकते, वाटसन एंड क्रिक। प्रूफ नहीं किया, और जो चीज को प्रूफ नहीं करोगे बायो में वैल्यू नहीं है, अगर प्रूफ नहीं है वैल्यू नहीं। तो सर प्रूफ किसने किया? हाँ, प्रूफ पे बात करें, क्वेश्चन पेपर में प्रूफ लिखा रहे तो आंसर चेंज हो जाएगा। अब आप लगाइए दिमाग, सर प्रूफ किसने किया? बच्चा हड़बड़ाना नहीं है, किसमें पूछा गया? प्रोकैरियोट्स में या यूकैरियोट्स में? हाँ सर, प्रोकैरियोट्स में पहले बता दीजिए। हाँ, प्रोकैरियोट्स में तो आंसर कर दीजिए मिचेल्सन एंड स्टॉल, मिचेल्सन एंड स्टॉल। यहां पर बच्चा फिर से थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाता है, गलत करके आता है। मिचेल्सन एंड स्टॉल का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें रेडियो एक्टिविटी पे कोई काम नहीं है, रेडियो एक्टिविटी पे कोई काम नहीं है, ये बच्चे का दिमाग में चलता है कि सर कैसे नहीं है सर, हमने तो पढ़ा है सर, यहाँ N15 कर दिया और यहाँ सर N14 कर दिया, सर रेडियो एक्टिव तो हो गया। अरे नहीं भाई नहीं, वो रेडियो एक्टिव नहीं है N15, बस वो उसका आइसोटोप है। N14 की जगह N15 लिया, आइसोटोप तो है, लेकिन वो रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं है। इनका कॉन्सेप्ट तो सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट पे था, कोई रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट भी नहीं लिया था। सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट पे इनका मॉडल बेस था। आपने पढ़ा ना, सीजियम क्लोराइड डाला, भारी वाला डीएनए होगा नीचे बैठेगा, हल्का डीएनए लाइट बीच में, इंटरमीडिएट बीच में, कहां रेडियो एक्टिविटी? कंफ्यूज नहीं हुई, रेडियो एक्टिविटी आएगा फिंगर प्रिंटिंग में आएगा, रेडियो एक्टिविटी ऑटो रेडियोग्राफी मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में आएगा, रेडियो एक्टिविटी हर्सेन चेस के एक्सपेरिमेंट में है, यहां नहीं है। बच्चा अपना दिमाग लगाता है। हाँ, यूकैरियोट्स में आओ, टेलर साहब। सर किस पे काम किया? एनसीईआरटी में मेंशन है, बोलिए कौन? रूट ऑफ विसिया फाबा, रूट ऑफ विसिया फाबा। हाँ, यहां उन्होंने एक्सपेरिमेंट के दौरान रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट यूज किया था, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं, एनसीईआरटी में नहीं है। उन्होंने क्रोमोसोम लेवल पे एक्सपेरिमेंट किया। अरे रियल में प्रोकैरियोट में क्रोमोसोम बनते ही नहीं, तो इन्होंने डीएनए लेवल पे काम किया, इन्होंने क्रोमोसोम लेवल पे काम किया। और जो क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम के अंदर में जो थाइमीन होगा, याद है ना, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमीन, थाइमीन के अंदर जो हाइड्रोजन है ना, वो प्रोटियम के जगह 1H1 के जगह ट्राइटियम लिया था, ट्राइटियम। सर थाइमीन ही क्यों लिया, गुआनिन क्यों नहीं लिया? आंसर आप बताइए। अरे डीएनए के अंदर में एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमीन होगा, आपने रेडियो एक्टिव गुआनिन को कर दिया, रेडियो एक्टिव गुआनिन को डाल दिया, तो जाहिर सी बात है वो आरएनए में भी इंटर कर जाएगा, क्योंकि डीएनए और आरएनए में केवल डिफरेंस थाइमीन और यूरासिल का है। तो उन्होंने जानबूझ करके थाइमीन को ही रेडियो एक्टिव किया। तो याद रखिएगा, हालांकि ये एनसीईआरटी में नहीं है, बस एक लाइन याद रखिएगा। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ी सी बात करें जहां पर बच्चा थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाता है। छोटे क्वेश्चन उसमें कंफ्यूज नहीं, जैसे एक क्वेश्चन आता है चार गाफ रूल पे, बच्चा हड़बड़ में आता तो है, गड़बड़ करके आता है। क्वेश्चन बता रहा हूं, चार गाफ रूल पे क्वेश्चन आएगा। ये बताइए प्यूरिन बाय पिरिमिडीन का रेशियो क्या होगा? पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ना, पिरिमिडीन बाय प्यूरिन का रेशियो क्या होगा? तीसरा ऑप्शन ना, A+G/T+C का रेशियो क्या होगा? थर्ड ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन ना, T+C/A+G का क्या होगा?
चलिए भाई, नेक्स्ट ऑप्शन a प्लस टी बाई जी प्लस सी का क्या होगा रेशियो ना। ऐसे क्वेश्चन आता है, बच्चा आंख बंद करके वन कर देता है। अरे भाई रुको, एग्जामिनर थोड़ा अब स्मार्ट हो गया है, अब एग्जाम थोड़ा थोड़ा ट्रिकी होते हैं हमारे सर। वन, चार का फ्रूट वन। अरे भाई साहब थोड़ा वेट करो ना, वेट करो ना। हाँ, ये एडेनिन बाई थाइमिन आपको मालूम, जितना ए उतना ही टी वन आएगा। जी बाई सी आंसर इज वन। ठीक है, जितना प्यूरिन उतना पिरिमिडिन वन, इसका भी वन होगा। जितना पिरिमिडिन उतना प्यूरिन वन होगा। करेक्ट। ए प्लस जी बाई टी प्लस सी सॉल्व करके देख लेते हैं। परसेंटेज ऑफ एडेनिन अगर 18 है तो थाइमिन कितना होगा बोलिए, स्मार्ट बच्चा हो, 18 ही होगा। सर गुआनिन कितना होगा, 50 में से घटा दीजिए। मैं तो ऐसे बनाता हूं, आप कैसे बनाते हो मतलब नहीं। एडेनिन अगर 18 है, साइटोसिन पूछ रहा है 50 माइनस 18 कर दीजिए। मुझे तो याद हो गया बेटा 32, और साइटोसिन उतना ही होता है 32। चलो होगी। अब सॉल्व करो, a प्लस जी बाई टी प्लस, जितना a उतना t, जितना g उतना c, वन आएगा। करेक्ट। जितना a उतना t, जितना c उतना g, आंसर वन। करेक्ट। लेकिन यहां देखिए तो, यहां देखिए तो यही क्वेश्चन आता है, बच्चे गड़बड़ करते हैं। a प्लस टी बनाते, a प्लस टी कितना, 18 प्लस 18 बाई जी प्लस सी, 32 प्लस 32। क्या बच्चा ऐसा कोई मैथ पढ़ा है लाइफ में? 36 बाई 64 वन आता है क्या? नहीं सर, यहां तो वन नहीं आ रहा है। फिर से सीखिए, मैंने क्या बोला, a प्लस टी बाई जी प्लस सी रेशियो वन नहीं आएगा। इसे कहते हैं बेस रेशियो, इसे कहते हैं बेस रेशियो। डू नॉट कंफ्यूज, कंफ्यूज मत होइए। ऊपर वाला चार का फूल था, ये है आपका चार का फूल। ये सब चार गाफ वाले चल रहे। ये नया चीज मैंने बताया, ये बेस रेशियो कहलाएगा। सर ये बेस रेशियो क्या कितना होगा फिर? ये हर स्पीसीज का कांस्टेंट होगा। दुनिया में हर स्पीसीज है, उनका एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू होगा। जैसे कोई प्रोकैरियोट्स है, ये बेस रेशियो लेस देन वन होगा। जैसे इकोलाई का ले ले तो 0.93 होगा। अगर यूकैरियोट्स में ये मोर देन वन होगा, मोर देन वन होगा। जैसे ह्यूमन बीइंग 1.52। बस थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। यानी कि सर हमारा असर एक से ज्यादा है। कौन सा सर? a प्लस टी बाई जी प्लस सी, जी प्लस सी, ये बेस रेशियो। उल्टा मत कर दीजिएगा, ये नहीं कि जी प्लस सी बाई ए बाई टी। अपने मन से तुम लोग होते हो ना, अपना मन से दिमाग लगा लेते हो, सर ये भी बेस रेशियो नहीं। जो लिखा है a प्लस टी बाई जी प्लस सी ना, सर ये कितना होगा? एक से ज्यादा। इसका मतलब सर हमारे अंदर a प्लस टी का अमाउंट ज्यादा है और g प्लस सी का अमाउंट कम है। बस एक क्वेश्चन ऐसे आते हैं, गड़बड़ नहीं कीजिएगा। लिख लीजिए हमारा डीएनए 80 रिच है, 80 ज्यादा जीसी कम, तभी तो रेशियो एक से ज्यादा। और प्रोकैरियोट्स का डीएनए जीसी रिच, 80 कम जीसी ज्यादा, तो रेशियो लेस देन वन होगा। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पर बच्चा जल्दी में गड़बड़ करता है। चलिए एक और आपसे गलती करवाया जाए। क्या गलती है? ये डीएनए का एक स्ट्रैंड 5' 2 3', यहां गिवन है ए टी जी टी ए सी जी। क्वेश्चन आता है दूसरे स्टैंड का 5 से 3 बताइए। देखिए बच्चा क्या गड़बड़ करता है। पहले स्टैंड का 5 से 3 गिवन है, दूसरे स्टैंड का 5' 2 3' पूछ रहे। बच्चा बस वो तो बस रट्टा मारने में बिजी है कि सर टी ए ऐसे करके बता। नहीं, आराम से टाइम लीजिए। डीएनए का डबल स्टैंड है, एंटी पैरेलल होता है। यहां 5' है तो यहां 3', यहां 3' है तो यहां 5'। आराम से लिखिए टी ए सी ए टी जी सी, इतना टाइम लीजिए। अब क्वेश्चन पढ़िए। दूसरे स्टैंड का किस डायरेक्शन में पूछ रहा है? 5 to 3 पूछ रहा है, तो आप आंसर इस डायरेक्शन में बताइएगा। आंसर होगा टी ए सी ए टी जी सी। ये बेटा फिर से मैंने भी गलती किया। ये अगर 3 से 5 पूछा जाएगा तब आंसर कीजिएगा। देखिए ना, 3 से 5 पूछा जाएगा तब कीजिएगा। जो सभी लोग हड़बड़ाहट में गलती करते, जैसे मैंने भी कर दिया ना। आपसे पूछा गया 5 से 3 बताइए, तो आपका आंसर होगा, इधर पढ़िए, सी जी टी ए सी ए टी। यानी पहला स्टैंड गिवन है, दूसरा हाइपोथेटिकल बना लीजिए, बना लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री का रूल लगा करके। और 5 से 3 पूछा तो पढ़ लीजिए, 3 से 5 पूछा
पढ़ लीजिए, बस ये मत करिए ऊपर वाला दिया है नीचे में कॉम्प्लीमेंट्री बस बना के दे दिया। एग्जामिनर थोड़ा सा स्मार्ट हो गया है, आप भी थोड़ा स्मार्ट बनो, गड़बड़ नहीं करना है। चलिए ठीक है, और फिर से मैं बोल दूं, क्वेश्चन पेपर में अगर कुछ ना लिखा रहे मान के चलना है बी फॉर्म ऑफ डीएनए। क्यों? वाटसन एंड क्रिक का ये डीएनए। अगर क्वेश्चन पेपर में कुछ ना लिखा रहे आप इसी से बनाइएगा। सर मतलब जो आप वाटसन क्रिक का डीएनए पढ़ते हैं उसके कुछ फीचर्स है जो सभी बच्चों को याद है, ये टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। बस थोड़ा सा बता देता हूं कि मान लीजिए ये डीएनए, मान लीजिए ये डीएनए इसका 180 डिग्री हुआ, हाफ सर्कल बनाया 180 डिग्री, इधर पूरा बनाते तो ये 360 हो जाता, 1 टर्न हो जाता। हमने क्या किया, ये डीएनए बनाया 180, फिर 180 इधर बना दिया, हो गया 360, 1 टर्न हो गए। बस यही तो हमें बनाना था, बस यही बना दीजिए ना, इतने से काम चल जाएगा। हाफ टर्न 360, और डीएनए होता है डबल स्टैंड, बना दिया डबल स्टैंड। बस मैं तो सिंपल चलता हूं, सिंपल। ठीक है, तो सर ये 1 टर्न का डिस्टेंस सभी बच्चों को मालूम है, इसी को एनसीईआरटी 1 पिच कहेगी, 1 हेलिक्स लेंथ कहेगी, 1 टर्न कहेगी। आप आंसर नैनोमीटर में याद कीजिएगा, आंसर बोलिए 3.4 नैनोमीटर। एग्जाम में आजकल नैनोमीटर थोड़ा स्टैंडर्ड डाटा है। एंगस्ट्रॉम में पूछा जाए 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 34 एंगस्ट्रॉम। टोटल बेस पेयर एक टर्न में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चा गड़बड़ क्या करता है, एक टर्न में कितने न्यूक्लियोटाइड, बच्चा बोलता 10 नहीं, अरे न्यूक्लियोटाइड तो पेयर में है ना, यहाँ 80 है यहाँ जीसी है, ये एक पेयर 2 पेयर, एक टर्न में 10 बेस पेयर है और एक बेस पेयर में 2 न्यूक्लियोटाइड, तो आंसर 20 न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर बच्चा गड़बड़ कर देता है, अभी मैं सॉल्व कराऊंगा, वहां पर गड़बड़ कर देता है बच्चा ना। और लास्ट याद रखिए कि सर इनका डायमीटर कितना होगा, सबको याद है 2 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर। दो के बीच डिस्टेंस आप सभी को मालूम ही है, कितना होगा बोलो, 10 से डिवाइड कर दीजिए, 3.4 नैनोमीटर है पूरे का, तो इसे 10 से डिवाइड कीजिए तो आंसर आ जाएगा 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, बस इतना इनफ होगा। जब तक ना पूछा जाए जेड फॉर्म के बारे में दिमाग मत लगाइएगा, सर जेड फॉर्म बना समझ के बना दिया, क्यों लगाया दिमाग, कम दिमाग लगाओ ना, ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है नीट के एग्जाम में, क्योंकि जेड फॉर्म जो होता है वो लेफ्ट हैंडेड होता है। सर लेफ्ट हैंडेड मतलब समझ में नहीं आया, जितने भी डीएनए वो राइट हैंडेड है, वो क्लॉकवाइज, अरे वो हेलिकल है ना, तो हेलिकल होगा तो क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज ही तो घूमते रहेगा ना, रोटेशन करेगा। जेड फॉर्म एकमात्र है जो लेफ्ट हैंडेड है, बाकी सभी राइट हैंडेड होंगे। जेड का मीनिंग जिगजैग है, टेढ़ा कुबड़ा होगा, अप डाउन, ठीक है। और ये ऐसे जगह पाया जाएगा, ऐसे सॉल्यूशन में पाया जाएगा जो हाइपरटोनिक होगा, यानी वहां सॉल्ट का अमाउंट ज्यादा होगा, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म में होगा जो मरीन कंडीशन में रहती है, ओशन में सॉल्टी कंडीशन में जेड फॉर्म का पाया जाएगा। सिंपल वे में तुमने अपना डीएनए लिया बी फॉर्म है, उसे ऐसे पानी में डाल दो जो हाइपरटोनिक है, वो कन्वर्ट हो जाएगा जेड फॉर्म में। जेड फॉर्म वाले को सिंपल वाटर में डाल दो, हाइपोटोनिक में डाल दीजिए, लेस कंसंट्रेटेड में डाल दीजिए, वो बी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, गड़बड़ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है। चल, तो यहां तक हमने फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेप्लिकेशन पे जाएंगे, ट्रांसक्रिप्शन पे जाएंगे, जेनेटिक कोड पे जाएंगे एंड ट्रांसलेशन पे जाएंगे। थोड़ा लेक्चर हो सकता है 3 बन जाए, 3 लेक्चर हो जाए, लेकिन अगर 3 लेक्चर अगर आपने एक दिन में कंप्लीट किया और 6 क्वेश्चन आ गए, 7 क्वेश्चन आ गए, तो बड़ी चीज है, ये छोटा चीज नहीं है कि आपने 3 से 4 घंटे में 6 क्वेश्चन का रिवीजन किया, ये बड़ा चीज है। चलिए ठीक है, बाय बाय।